Hello everyone, welcome back to another session. This is Anand welcoming all of you in a brand new lecture of work power energy जहाँ पे आज हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं. तो व्हाट आई थॉट कि जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे और उसके छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा. इससे क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. जो टॉपिक आपका बैकलॉग में है आप बस वो टॉपिक देखेंगे, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में 1.5 आवर या 2 आवर्स अब आपका दे पाना इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके ऑफलाइन लेक्चर्स भी शुरू हो चुके हैं. तो ठीक है, ये थॉट रखते हुए आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम. आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में इसे लिख के अच्छे से ब्रैकेट में बना लोगे कि ये स्टेटमेंट अपने को याद होना चाहिए. इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं. तो यहाँ पे एक केस अपने को दिख रहा है, लिफ्ट है जिसमें 2 ऑब्जर्वर है, O1 ग्राउंड पे, O2 लिफ्ट के अंदर है, एक ब्लॉक है 2 kg का और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 3 मीटर्स. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो 2 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो लग रहा है mg और दूसरा लग रहा है नॉर्मल फोर्स. सिंस ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो यहाँ पे कोई सूडो फोर्स आएगा ही नहीं. अगर मैं लिफ्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, लिफ्ट की, तो अभी लिफ्ट का मास तो अपने को नहीं बताया, इसका भी कुछ ना कुछ mg होगा, बट वी नो कि यहाँ पे 2 kg की वजह से एक रिएक्शन नॉर्मल भी आएगा जो नीचे की तरफ लगेगा. अब यहाँ पे अपने को टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्या पूछा है, O1 के फ्रेम में, यानी जब ऑब्जर्वर O1 होगा और जब ऑब्जर्वर O2 होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 2 kg O1 के फ्रेम में. O1 क्या देख रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है 3m से, और नॉर्मल कितना लग रहा है n. तो दोनों ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू O1 नॉर्मल 2 kg पे कितना वर्क कर रहा होगा, 2 into n, नहीं सॉरी 3 है ना डिस्प्लेसमेंट, तो 3 into n. और ऐसे ही हम लोग वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन लिफ्ट, अगर O1 की फ्रेम से देखें तो लिफ्ट पे नॉर्मल नीचे लग रहा है पर ये लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर, तो इसके ऊपर कितना वर्क लगेगा, -3 into n. तो यहाँ पे पूरे सिस्टम के लिए, यानी ब्लॉक और लिफ्ट दोनों को अगर एक सिस्टम मान लो, तो इसका टोटल वर्क डन कितना आ गया, 0. इस 0 पे अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को देखना है टोटल वर्क डन पे. O2 के फ्रेम में देखूं, O2 के फ्रेम में ना तो लिफ्ट मूव हो रहा है ना तो ब्लॉक मूव हो रहा है, क्योंकि O2 खुद भी उसके साथ जा रहा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स है, तो दोनों का वर्क डन 0 और टोटल वर्क डन भी 0. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया ना यहाँ पे लिफ्ट और ब्लॉक के उसके लिए, सिस्टम के लिए, उन दोनों का नेट वर्क डन जो है वो यहाँ पे 0 आया है. और ये किसी भी फ्रेम के लिए हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी फ्रेम में चले जाओ, 0 नहीं, कितना रहेगा, सेम रहेगा. 0 कब होगा, जब भी आपके ना ये इंटरनल फोर्सेस कंस्ट्रेंट फोर्सेस होंगे. कौन से फोर्सेस होंगे, कंस्ट्रेंट फोर्सेस. कंस्ट्रेंट फोर्सेस मतलब जो हम लोग ने पढ़ा था, टेंशन इन आइडियल स्ट्रिंग, रिएक्शन फोर्सेस. जब भी इंटरनल फोर्सेस कंस्ट्रेंट फोर्सेस होंगे तो हमेशा वर्क डन पूरे सिस्टम पे 0 आएगा. जैसे हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टेंशन का वर्क डन निकाला था, वो 0 आया था. बट जब पार्टिकल एक दूसरे से रिलेटिव मोशन कर रहे हो अंडर एक्शन ऑफ सम इंटरनल फोर्सेस, इसको मैं बता देता हूं, लेट सपोज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इन सारी फोर्सेस की वजह से मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है, जो कि खुद इंटरनल फोर्स है बट ये कंस्टेंट फोर्सेस नहीं है. तो जैसे अगर 2 ब्लॉक है m1 और इसका मास है m2, तो वी नो दैट इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा Fg, इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा सेम Fg, इक्वल एंड अपोजिट. अब देखो ये जो ब्लॉक है मेरा m1 वाला, इस Fg की वजह से आगे डिस्प्लेस करेगा बाय सम अमाउंट x1, और ये m2 इधर कुछ डिस्प्लेस करेगा सम अमाउंट x2, डिपेंडिंग ऑन कि किसका क्या एक्सेलरेशन है. तो यहाँ पे देखो इसका वर्क डन भी पॉजिटिव, इसका वर्क डन भी पॉजिटिव, तो पूरे सिस्टम का वर्क डन कितना आ रहा है, नॉन जीरो. तो वर्क डन बाय Fg ऑन सिस्टम कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया. तो ये 0 कब होगा, ये 0 होगा जब अपने इंटरनल फोर्सेस कंस्ट्रेंट फोर्सेस हो, और नॉन जीरो कब होगा, जब ऐसे कुछ फोर्सेस हो. ठीक है, पर हाँ ये वर्क डन फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा, ये तो गारंटीड है, जो अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा. ओके चलो नेक्स्ट है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी, नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन. तो 2 ब्लॉक है, लेट सपोज ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं. सेम एक्सेलरेशन से कैसे आगे जा सकते हैं, कोई फोर्स तो लगना चाहिए ना. मान लेते नीचे वाले ब्लॉक पे अपन ने फोर्स लगाया, जैसा हम लोग ने पहले लेक्चर में सॉल्व किया था क्वेश्चन, और ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग. तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा भाई, देखो नीचे वाला ब्लॉक आगे भागने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और 5 kg वाले ब्लॉक पे आगे लगेगा, क्योंकि इसे इसके साथ जाना है.
बराबर है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं किसके में, मान लेते हैं दोनों ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग बस फोर्सेस निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे जो Fs होगा मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg हो जाएगा, पर उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हमारे पास क्या है, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई यहाँ पे एक चचा को खड़ा कर दो, चचा क्या देख रहे हैं, दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक राइट में मूव कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन का वर्क डन अपने को निकालना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक, 5 kg वाला ब्लॉक आगे जा रहा है कितने से, 2 मीटर से, तो इसका वर्क डन हो जाएगा प्लस फोर्स है Fs इंटू 2। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे, पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पीछे, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस Fs इंटू 2। ओके, 10 kg के लिए देखते हैं भाई, 10 kg के फ्रेम में बैठ के देख लो, 10 kg के फ्रेम में दोनों साथ में चल रहे हैं ना, तो कोई मूव ही नहीं करेगा। तो 10 kg के फ्रेम में आप बोलोगे 5 kg भी मूव नहीं कर रहा है, 10 kg भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों का वर्क डन 0। 5 kg के फ्रेम में भी दोनों मूव नहीं कर रहा है, दोनों का वर्क डन 0। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं ऐड कर दूं तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूरे सिस्टम पे कोई काम नहीं करता, स्टैटिक फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस भी नहीं होता। अगर उसका वर्क डन ही 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है गारंटेड, तो अपन ने क्या लिखा है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एंटायर सिस्टम, किस पे, पूरे एंटायर सिस्टम पे इज ऑलवेज 0, पर एक इंडिविजुअल पे नॉन जीरो हो सकता है, पर पूरे सिस्टम पे हमेशा 0। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन पूरे सिस्टम के लिए एक डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, किसी एक बॉडी के लिए हो सकता है, पूरे सिस्टम के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखो बड़ा प्यारा सा है, अपने पास एक फ्रेम दे दिया है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, लेट सपोज इसका एंगल है थीटा, और बोल दिया है कि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं सब बैलेंस हो रहे हैं। आप जरा देखो, ये mg जो होगा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा mg cos थीटा और एक बनेगा mg sin थीटा, सही है, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा, और यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा। ये mg sin थीटा तो नीचे की तरफ खींचेगा ना इसे, एंड दैट इज वाई जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। सो हियर विल गेट आवर फ्रिक्शन फोर्स। कितना लगेगा मुझे नहीं पता, पर mg sin थीटा जो है ये बैलेंस होना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो fs होगा ये mg sin थीटा के बराबर ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा, इसे रेस्ट पे रख पाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमको क्या निकालना है, अगर टाइम t तक ये ऊपर मूव कर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। कितना चिंदी क्वेश्चन है। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी देख लेते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, ये ब्लॉक जो था इसके ऊपर अगर आप देखोगे mg नीचे लग रहा था और ये भाग रहा था ऊपर किसी स्पीड v से, तो इन टाइम t ये ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, तो अपन बोल सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, vt। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्सिलरेट तो हो नहीं रहा है, तो सेम यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है, एंड दैट्स वाई वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय mg हो जाएगा माइनस mgvt। करेक्ट। सेकेंड अपने को पूछा हुआ है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर मैं देखूँ मेरा जो फ्रिक्शन था भाई वो तो ऐसे लग रहा था ना, फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो आप देखो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा दिख रहा है क्या मेरे भाई, बोल 90 माइनस थीटा। ज्योमेट्री लगा दे, ज्योमेट्री लगाएगा तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सेकेंड वाले केस में फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू वी, डिस्प्लेसमेंट इंटू साइन थीटा। कॉस क्यों नहीं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। एफ एस का वैल्यू पुट कर दो mg साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा mgvt साइन स्क्वायर थीटा। ये वर्क डन किसका हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हो गया। लास्ट है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है और पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल भी दिखा देते भैया, नॉर्मल दिखा दो। तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, क्या नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया, वर्क डन बाय नॉर्मल इज नॉर्मल इंटू वी टी इंटू कॉस थीटा। नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है क्या, तो हो जाएगा mgvt cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। बस इतना सा है ये क्वेश्चन, अपने को इतना याद रखना है। पूरे सिस्टम पे अगर मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम की वेज और ब्लॉक की, तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आना चाहिए, 0, वो पक्का आएगा। लेट्स मूव अहेड। काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर ही चुके हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे छोड़ दे।
पूरे सिस्टम पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होता है ऑन एंटायर सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का तो वर्क डन जीरो था पर काइनेटिक फ्रिक्शन का निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये सिस्टम की एनर्जी का लॉस कराएगा हमेशा जहां पे भी अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो लेट सपोज अपने पास दो ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और ये फोर्स नहीं, मान लेते ये किसी वेलोसिटी v से हमने कोई इसे जर्क दे दिया जिसके वजह से वेलोसिटी v से m रेस्ट पर है, ऊपर वाला v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। अब अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा भाई, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, सही है। और नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, उसकी वजह से तो कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। अब देखो ये ब्लॉक ज्यादा स्पीड से भाग रहा है तो ये पक्का है कभी ना कभी इस एंड पे पहुंच जाएगा और नीचे वाला ब्लॉक यहां तक पहुंच गया। अब अपने को बस क्या करना है कि वर्क डन अलग अलग फ्रेम में कैलकुलेट करना है। आप देखोगे आप चाहे किसी भी फ्रेम में कैलकुलेट कर लो, काइनेटिक का पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन हमेशा निगेटिव और सेम आएगा। निगेटिव तो आएगा ही आएगा, सेम आएगा, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। वैसे वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है पर ये काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई चचा बैठ के देख रहे हैं, देखो कोई चचा है जो देख रहे हैं, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यार जो ब्लॉक M है ना, अगर मैं ध्यान दूं तो ब्लॉक M का ये वाला जो एंड है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका मतलब ये वाला एंड यहाँ तक पहुँचा होगा, एक ही बात है। तो ये वाला एंड कितना आगे ट्रैवल किया, 15 मीटर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, आगे। तो आप चाचा क्या बोलेंगे कि कैपिटल M पे जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो है प्लस Fk इंटू 15 मीटर, सही है। मगर स्मॉल m को अगर मैं देखूं, चाचा के हिसाब से स्मॉल m यहां से शुरू किया और यहां तक खत्म हुआ, तो वो पूरा ऑल द वे 10 और 15 पूरा ट्रैवल किया उसने राइट साइड पर। फ्रिक्शन किधर लग रहा था, लेफ्ट साइड। तो आंसर आ जाएगा माइनस Fk इंटू 25। तो दोनों ब्लॉक के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं वर्क डन ऑन सिस्टम ग्राउंड फ्रेम के रिलेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 10 Fk, सही है। इतने, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जरा ध्यान से इसको देखना और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई डाउट रहेगा तो। लेट सपोज M के फ्रेम में देखते हैं। M के फ्रेम में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको तो लगेगा वो रेस्ट पर है, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो पीछे भाग रहा है, यही दिखेगा ना, और ग्राउंड पीछे भाग रहा है, ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, उसकी बात ही खत्म करो। तो M के लिए, स्मॉल m के लिए वो तो रेस्ट पर है तो उसका वर्क डन तो जीरो हो गया, पर कैपिटल M पीछे भाग रहा है। कैपिटल M किधर भाग रहा है, पीछे की तरफ भाग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस Fk। और जितना लेंथ है, देख ये जो अपना छोटा वाला ब्लॉक है ये इस एंड तक जब पहुंचेगा तो उसे लगेगा नीचे वाला ब्लॉक 10 मीटर पीछे गया ना, समझ में, जितनी उसकी लेंथ थी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस Fk इंटू 10, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस 10 Fk। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, है ना। अब अपन देखते हैं कैपिटल M के फ्रेम में। तो कैपिटल M पे अगर कोई पर्सन बैठा होगा वो तो बोलेगा कि भाई स्मॉल m आगे जा रहा है, मैं तो उधर ही हूं, तो स्मॉल m का वर्क डन तो जीरो हो गया। पर सॉरी कैपिटल M का, स्मॉल m पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, स्मॉल m पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये तो रियल फोर्स है, ये चेंज होगा नहीं, पीछे की तरफ लग रहा है, ब्लॉक जा रहा है आगे। कितना आगे जा रहा है, ये बोलेगा भाई ये तो मेरे इस एंड से उस एंड तक जा रहा है, तो 10 मीटर ही आगे जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो इधर आएगा माइनस 10 Fk। और इसको भी ऐड करो तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 10 Fk। ये तीनों पॉइंट्स आपके नोटबुक में अच्छे से बोल्ड लेटर्स में और बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि पूरे सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव होता है, स्टैटिक का जीरो होता है, इंटरनल फोर्सेस वो भी कंस्ट्रेंट होंगे तो जीरो होगा, कंस्ट्रेंट नहीं होंगे तो नॉन जीरो होगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड विथ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी मोशन possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कौन से फॉर्मूले से, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ke इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर या वेलोसिटी का स्क्वायर। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो नीट वाले बच्चों तुम देख लो, क्योंकि हो सकता है शायद तुम्हें ऐसा आ जाए, v स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं v डॉट v वेक्टर डॉट v वेक्टर। हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पता ही था, पता सबको रहता है बेटा, मगर जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसलिए बुक में लिख लो तो ज़्यादा बेटर है ना, v डॉट v।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेट बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूवी बॉडी और द वर्क डन इन इम्पार्टिंग द प्रेजेंट वेलोसिटी। यानी जो भी उसके अंदर एनर्जी होगी, जो भी मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए जितना वर्क डन है वही अपनी काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। ग्राफ देख लेते हैं भाई। अभी हम लोग ने देखा मास यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, तो अपने को मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है m/2 या हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v²। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे प्लॉट करना है एंड v² को x एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया क्या। तो इधर आएगा y वर्सेस x। y पे क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, x पे क्या आ जाएगा v² और ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। निगेटिव नहीं जाएगा भाई, याद रखना काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता, तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस p²। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बनता है हाफ mv² को आप लिख सकते हो p²/2m, वेयर p इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सिमिलरली ये आ जाएगा y एक्सिस पे और ये आ जाएगा किस पे, x एक्सिस पे। तो ये भी कैसा हो गया y इक्वल्स टू c इंटू एक्स। तो ये भी आ जाएगा के वर्सेस p² वाला ग्राफ, p नहीं p² वाला ग्राफ भी कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। निगेटिव रीजन में मत बना देना क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। लास्ट है यहाँ पे √E वर्सेस p है, तो √E मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो आप इधर देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, p²/2m, अंडर रूट ले लो तो इधर आ जाएगा √ke इक्वल्स टू p/2m अंडर रूट में। ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा √E और यहाँ पे आ जाएगा p, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। मज़ा तो तब आएगा जब आपसे पूछ लिया जाए √E वर्सेस p² या ऐसे ही कुछ। p² तो नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उसमें रिलेशन नहीं बनेगा। ke वर्सेस p पूछ ले, क्या पूछ ले, ke वर्सेस p। तो ke वर्सेस p का ग्राफ पैराबोलिक बन जाएगा। के वर्सेस पी का ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक। और ये सिमेट्रिक पैराबोला, क्योंकि मोमेंटम तो निगेटिव हो सकता है पर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल ग्राफ है ऐसा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। लेट्स मूव अहेड, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बस, फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अपने पास दो बॉडी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। दोनों के मोमेंटम का क्या बोल दिया है कि रेशियो निकालना है अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अभी हम लोग ने देखा कि पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो वी विल राइट p1² डिवाइड बाय 2m1 एंड दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी तो p2² डिवाइड बाय 2m2। दोनों का रेशियो ले लो, बस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने को किसका रेशियो चाहिए, p1/p2 का। तो आप ज़रा अगर थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है, तो ये m2/m1 इधर आ जाएगा m1/m2 और यहाँ पर आ जाएगा p1/p2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटा दो तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो p1/p2 क्या हो जाएगा, √m1/m2। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं खराब करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300% इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। इस क्वेश्चन को नीट के बच्चे स्पेशली पहली बार जब करते हैं तो उसमें पक्का फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे 300% इंक्रीज हो रहा है तो उन्हें लगता है कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन का एरर मेथड यूज करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप एरर मेथड तब यूज करते हो जब चेंज जो हो 10% या 5% के अंदर हो। वैसे तो थ्योरेटिकली लेस देन 5% होना चाहिए, पर नीट के किसी किसी क्वेश्चन में 10% भी लेके चलते हैं, ठीक है ना। 8-9% का भी वो विंडो वो लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 300% तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब आप यहाँ पे एरर मेथड नहीं यूज़ कर सकते। फिर क्या करेंगे सर, फिर जो जनरल मेथड है वो करेंगे। मान लेते हैं जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है k, 300% इंक्रीज हुआ, मतलब अभी जो वैल्यू है उससे 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ा। तो k था 3k और बढ़ा तो फाइनल कितना हो गया, 4k हो गया। फाइनल कितना हो गया, 4k। अब अपने को पूछा है कि इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, तो अब देख ki अगर अपने पास है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि pi²/2m बराबर। तो अपन बोल सकते हैं ना जो pi है वो बेसिकली, या जो p होता है, सिंस मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली, अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k, तो अपन लिख सकते हैं ना pi/p फाइनल इज नथिंग बट √ki/k फाइनल। तो k इनिशियल तो k था और k फाइनल कितना हो गया है, 4k हो गया है। तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आएगा तो pi कितना हो जाएगा, ये मैंने सही तो किया है ना,
हाँ सही किया। तो अपने पास पी आई कितना हो जाएगा, सॉरी पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी आई, यानी फाइनल वाला जो मोमेंटम है वो इनिशियल का डबल हो गया। अगर डबल हो गया तो इंक्रीज कितने से हुआ, सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ ना, यानी इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी 100%, इट इज नॉट 200%। डबल हुआ मतलब इंक्रीज कितना हुआ। क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वर्डिंग में ही सब कुछ छुपा हुआ है, आपका गलत होने का चांस हो सकता है। लेट्स मूव अहेड। लास्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दे दिया है और दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। तो पहला स्टेटमेंट है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, गिवन है ये। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, दोनों स्टेटमेंट गिवन है। अब अपने को बोला है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है किसी सिस्टम के लिए तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, 1 implies 2। समझ में आया। अगर दूसरा से सही है किसी सिस्टम के लिए, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला ऑटोमेटिक सही हो जाना चाहिए, 2 implies 1, 1 implies 2 बट 2 डज नॉट implies 1। यानी अगर मोमेंटम 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी पक्का 0 होगा, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सोचना, वीडियो पॉज करना, थोड़ा 10-15 सेकंड 20 सेकंड कुछ सोचो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। हम लोग इसका सोल्यूशन बताता हूं मैं आप लोग को। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मान लेते हैं अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे, मैं अभी दिखाने के लिए सिर्फ 2 या 3 4, आप 4 ले लो। मान लो सबका मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम है, पी पी पी, सबका मोमेंटम पी है, सबका मास भी सेम है। अब आप देखोगे यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 आएगा। क्यों सर? क्योंकि जितना मोमेंटम इस तरफ है उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इसको कैंसल आउट कर रहा है, जितना इधर है उतना इधर ये इसको कैंसल आउट कर रहा है। बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरे सिस्टम की जब काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऐड होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स p²/2m विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब मोमेंटम 0 होने पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, केस 1 है ये। केस 2 क्या है कि इफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम इज 0, इसका मतलब हर पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट या एवरी पार्टिकल इज एट रेस्ट, एवरी पार्टिकल इज एट रेस्ट, सारा का सारा पार्टिकल रेस्ट पर है। अगर सारा पार्टिकल रेस्ट पे है तो मोमेंटम भी 0, यानी नेट सम ऑफ मोमेंटम भी 0। इसका मतलब अगर सेकेंड स्टेटमेंट किसी सिस्टम के लिए सही है तो फर्स्ट ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बट अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे लगा क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, आई होप सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वर्क एनर्जी थ्योरम के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।